हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो आज उसी पे बेस्ड कुछ हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए दिख रहे हैं, 13 क्वेश्चन है ये। आप लोगों को इसमें बताना है कि ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, यानी इस मॉलिक्यूल का हमें बताना है कि वो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, यानी उनके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा आपको ये बताना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग को पहले वीडियो पॉज करके खुद से करना है, उसके बाद आप हमारे आंसर पे आओगे। ठीक, तो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले यदि देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया पहले हमें खोजना होता है। याद होगा आप यदि लास्ट लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो हमें क्या खोजना होता है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया क्या होता है, तो वो पार्ट मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है उस पार्ट को स्टीरियोजेनिक एरिया कहते हैं। ठीक, तो इस वाले मॉलिक्यूल में यदि देखा जाए तो कितना स्टीरियोजेनिक एरिया होगा, यहाँ चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 ये कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड है। तो याद होगा कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे क्यूमिलेंस, याद है कब क्यूमिलेंस। तो क्यूमिलेंस में हम लोग क्या देखते थे, यदि कभी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड आता है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है। 3 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाए, कॉन्सेक्यूटिव, ध्यान देना इस टाइम को, कॉन्सेक्यूटिव। यदि कहीं 3 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड रहता है तो ऐसे में वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के पैरेलल आ जाता है। मतलब इवन नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड आता है तो वो परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा। यदि ऑड नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड आता है तो वो सेम प्लेन में हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ये एटम और ये एटम जो होंगे, ये एटम सेम प्लेन में होने वाला है। मतलब इसमें जो लगा ग्रुप भी है वो सेम ग्रुप में रहने वाला है। ठीक, तो इसलिए इस आइटम पे कौन कौन सा ग्रुप लगा, एक तो H लगा है, दूसरा CH3, इस वाले पे एक H लगा है, दूसरा CH3। यहाँ पे बात आती है कि मैं स्टीरियोजेनिक एरिया कितना कहूंगा, इस वाले मॉलिक्यूल में कितना स्टीरियोजेनिक एरिया है। तो यस, यहाँ पे एक ही स्टीरियोजेनिक एरिया होगा, ये पूरा मिलाकर एक स्टीरियोजेनिक एरिया कहलाएगा, क्योंकि इसी दो टर्मिनल एटम के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक, तो यदि स्टीरियोजेनिक एरिया 1 है तो आप लोग को नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट का फार्मूला पता है क्या होता है, 2 का पावर। अच्छा, ये मॉलिक्यूल यदि एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो यह कुछ सोचना नहीं है, 2 का पावर एंड दैट इज 2 का पावर 1, दैट इज आंसर। एक इसका सिस फॉर्म हो जाएगा, दूसरा इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बहुत ही इजी था ये। तो इस वाले मॉलिक्यूल में आते हैं, यहाँ पे अगेन देखो 1 2 3 3 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी ये दोनों एटम सेम प्लेन में होगा, ये दोनों टर्मिनल एटम सेम प्लेन में होगा। अब क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया 1 दिखेगा। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया 1 है, नो, यहाँ पे स्टीरियोजेनिक एरिया 0 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है इस टर्मिनल एटम पे दोनों हाइड्रोजन लगा है और यदि सेम एटम लगा है तो ये नो जी है, यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है ये चीज। चलो थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे 2 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड है। यदि 2 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड है तो ये दोनों एटम या फिर इसका जो ग्रुप लगा है, जो बॉन्ड लगा है इस C के साथ, क्या वो सेम प्लेन में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यदि ये सेम प्लेन में नहीं है तो हम इसे क्या कह देंगे, नो जी आएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल में आप 1 2 3, यदि 3 ये चीज बता देना, 3 कॉन्सेक्यूटिव रिंग या फिर 3 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड लगे हो और वो भी रिंग कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब 4 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग यदि कॉन्सेक्यूटिवली लगे हैं तो ऐसे में हम लोग यही जो क्यूमुलेंस का रूल था वही हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें तो ये और ये एटम क्या हो जाएगा, टर्मिनल एटम। अब टर्मिनल एटम पे एक तो CH3 लिखा है, एक ग्रुप H लगा हुआ, उसी तरह से यहाँ पे CH3 एक ग्रुप H लगा है। ठीक, तो इस तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, इस दोनों के अबाउट अब 1 2 3, यानी ये वाला जो ग्रुप लगा है, ये जो ग्रुप लगा है, ये सेम प्लेन में आ जाएंगे। सेम प्लेन में आ जाएगा तो यहाँ GI पॉसिबल, GI पॉसिबल तो 2 का पावर 1 क्यों, क्योंकि ये एक ही स्टीरियोजेनिक एरिया कहलाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे भी कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा, ओनली 2 GI। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे आप यहाँ पे देखो, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे रिंग बताया था, ये रिंग सिमेट्रिकल है जिसे मैं डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान सकता हूँ। मतलब ये 1 2 3 यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 3 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड है। यदि ये 3 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड है तो इस दोनों के अबाउट, इस एटम के अबाउट, इस एटम के अबाउट मैं देख सकता हूँ CI। तो क्या यहाँ पे GI पॉसिबल है? यस, ऑफ कोर्स GI पॉसिबल है। देख रहा है यहाँ पे C के साथ HCH3, यहाँ पे C के साथ HNCH3, बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो इसलिए यहाँ पे GI पॉसिबल है। अब नंबर ऑफ GI कितना होगा, 2, क्यों, क्योंकि एक ही स्टीरियोजेनिक एरिया। यदि कहीं एक ही स्टीरियोजेनिक एरिया है तो आग बंद करके वहां आइसोमर्स कितना हो जाएगा, 2। आइदर एक सिस होगा तो दूसरा क्या होगा, ट्रांस, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक E फॉर्म में तो दूसरा कौन सा फॉर्म होगा, Z फॉर्म। बहुत इजी है। यहाँ पे चलो आता हूँ,
यहाँ पे भी देखो 3 सिमेट्रिकल रिंग है, सिमेट्रिकल क्यों 4 6 और 4 मेंबर रिंग है यार। तो इस तरह से यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक एच लगा है, यहाँ पे भी एक एच लगा है। तो अगेन एक ही, अब यहाँ पे भी देखो एक ही स्टीरियोजेनिक एरिया होगा, एक टोटल कितना स्टीरियोजेनिक एरिया, 1 स्टीरियोजेनिक एरिया, इसलिए यहाँ पे भी कितना आइसोमर्स आएगा, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद है कि ये पार्ट आपको क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ से आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसे मैं डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दूं, कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्यों? रिंग सिमेट्रिकल है, कॉन्जुगेटिव है, दोनों चीज होना चाहिए, सिमेट्रिकल भी होना चाहिए और कॉन्जुगेटिव भी होना चाहिए, तभी हम लोग रिंग को क्या कर पाएंगे, डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर पाएंगे। यदि डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दिए, अब जरा देखो 1 2 3 4 5 कितना पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गए, 5 कॉन्जुगेटिव डबल बॉन्ड। और ऐसे में हम फिर बोल सकते हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, सेम प्लेन में आ जाएंगे। यदि ऑड नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव डबल बॉन्ड है तो सेम प्लेन में आ जाते हैं। अब सेम प्लेन में तो अब देखो टर्मिनल आइटम ये है और एक ये है, क्या दोनों से ग्रुप लगा डिफरेंट है? यस ऑब्वियसली डिफरेंट है, एक HCS3 लगा, यहाँ H और CH3 लगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्यों? स्टीरियोजेनिक एरिया अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्टीरियोजेनिक एरिया लगा है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे देखो, अब कॉन्जुगेटिव डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटिव डबल बॉन्ड वाला कांसेप्ट आप हम लोग यूज अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम लोग सिंपल यहाँ पे लेंगे इस डबल बॉन्ड का अबाउट क्या GI पॉसिबल है? यस ऑफ कोर्स GI पॉसिबल है। देखो C के साथ एक H लगा है, दूसरा CH3 लगा, उसी तरह से यहाँ पे C के साथ एक H लगा और ये पूरा ग्रुप एक लगा हुआ है, मतलब इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI पॉसिबल है। सिमिलरली इसके अबाउट पॉसिबल है क्या? यस ऑफ कोर्स पॉसिबल है, देख सकते हो H एक ये ग्रुप, इसी तरह से यहाँ H और एक ये ग्रुप, यहाँ पे भी GI पॉसिबल है। यहाँ पे बताओ, यस ऑफ कोर्स यहाँ पे भी GI पॉसिबल है, H और ये पूरा ग्रुप, H और ये CH3 ग्रुप, तो ये तीनों जगह पे यहाँ पे GI पॉसिबल है। तो यहाँ पे स्टीरियोजेनिक एरिया कितना दिख रहा है? 3 स्टीरियोजेनिक एरिया दिख रहा है। अब ये 3 स्टीरियोजेनिक एरिया दिख रहा है, तो आप लोग को लास्ट क्लास में पढ़ाए थे ऐसे, इसमें आपको फार्मूला लगाकर डायरेक्ट आंसर करना है। फार्मूला याद है? एक तो यदि अनसिमेट्रिकल यदि हो तो डायरेक्ट 2 का पावर n, ठीक? यदि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो 2 का पावर n, और यदि सिमेट्रिकल है तो ऐसे केस में 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1। और फिर यहाँ पे दो केस बनता था, n का वैल्यू इवन है और n का वैल्यू ऑड है। यदि n इवन हुआ तो p यहाँ को कैलकुलेट करते हैं, p कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर n इक्वल टू इवन, n इवन है तो p इक्वल टू n/2 हो जाता सिंपली। यदि n का वैल्यू ऑड है तो ऐसे में p इक्वल टू n प्लस 1/2 हो जाता है, ठीक? चलो देखते हैं ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल किस तरह से देखते हैं, टर्मिनल आइटम से उठा के C2H5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, CH2 CH3 लिख सकता हूँ। चलो टर्मिनल आइटम CH3 फिर CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड, देख सकते हैं टर्मिनल से जब जड़ चढ़े तो क्या है, सिमेट्रिकल अपीयरेंस है, सेम अपीयरेंस है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में क्या बोल सकते हैं, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, 2 का पावर n, डायरेक्ट फार्मूला होता है। नेक्स्ट इस वाले एग्जांपल में आ जाओ, यहाँ पे ये इसके बाद क्या GI पॉसिबल है? यस ऑफ कोर्स दिख रहा होगा आपको, H और एक ग्रुप CH3 है, यहाँ पे इसके बाद क्या GI पॉसिबल है? यस यहाँ पे भी पॉसिबल है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ये लोन पेयर और एक ये पूरा ग्रुप, इसी तरह से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और ये CH3 ग्रुप, आपस में क्या ग्रुप डिफरेंट है ना? इस नाइट्रोजन के पास भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस नाइट्रोजन के पास भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसमें से एक तो ये लोन पेयर और एक ये पूरा ग्रुप आ जाएगा, ठीक? तो इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हो गया, तो यहाँ पे 1 और 1 2। अच्छा अब नेक्स्ट हम चेक करना है ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अगेन चलो टर्मिनल पकड़ो, CH3 इधर मिला, CH3 इधर मिला, इधर CH मिला, इधर n मिला, क्या बोल देंगे, अनसिमेट्रिकल। यदि अनसिमेट्रिकल है तो बहुत आसान हो गया, 2 का पावर 2, डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 4, ठीक? तो बस आपको पहचानना कौन सिमेट्रिकल है कौन अनसिमेट्रिकल। यदि अनसिमेट्रिकल है डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दो 2 का पावर n, ठीक? यदि सिमेट्रिकल आ जाता है तो फिर ऐसे में हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया, n का वैल्यू, n यदि इवन है तो फिर अलग फार्मूला, n यदि ऑड है तो अलग फार्मूला, ठीक? तो चलो 10 तक हो गया। नेक्स्ट 11th प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे इसके अबाउट यस ऑफ कोर्स GI पॉसिबल होगा, जहां जहां जिस सेंटर के अबाउट GI पॉसिबल है वो एक स्टीरियोजेनिक एरिया हो जाएगा, ठीक है? इसके अबाउट और इसके अबाउट क्या यहाँ पे GI पॉसिबल दिख रहा है, देख लो, यस यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी यस, लोन पेयर दोनों जगह कंसीडर। अगेन 3। अब चलो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ये चेक कर लेता हूं। अच्छा ऊपर का मॉलिक्यूल और नीचे का मॉलिक्यूल डिफरेंट, ठीक है?
तो इस तरह से 1 2 3 इधर सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल ये चेक करना, इधर से चले CH3 इधर भी CH3 इधर CH इधर नाइट्रोजन मिल गया, तो इस तरह से क्या है दोनों ग्रुप आपस में मतलब ये रिंग क्या है चेक अनसिमेट्रिकल है तो डायरेक्ट आप क्या कर दो 2 का पावर 3 आंसर इज 8। ठीक, तो 11th में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 8। चलो नेक्स्ट 11th 12th वाले नंबर पे आते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिक स्टीरियोजेनी के लिए ये होगा, यस बिल्कुल होगा। इस नाइट्रोजन के बीच का देखो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर यहाँ पे भी, तो इस तरह से इसके अबाउट क्या Gi पॉसिबल है, यस लोन पेयर और ये ग्रुप इस नाइट्रोजन को देखें लोन पेयर और ये ग्रुप, तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। चल इस वाले एग्जांपल पे देखते हैं, इस वाले डबल बॉन्ड का अबाउट देखते हैं, यस यहाँ पे भी Gi पॉसिबल है। देख सकते हो C के साथ H लगा है, एक CH3 लगा, इसी तरह से यहाँ पे ये C के साथ एक H लगा और एक ग्रुप लगा, तो यहाँ पे तीन स्टीरियोजेनी के एरिया मिल रहा है। अब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ये चीज चेक कर लेते हैं। चलो इधर से चलते हैं CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया मॉलिक्यूल क्या है सिमेट्रिकल है। अब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल और n का वैल्यू क्या आ रहा है, n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 3 और मॉलिक्यूल क्या है सिमेट्रिकल है, तो ऐसे में n का वैल्यू 3 और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो p का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होता है फर्स्ट, और p यदि ऑड वैल्यू आता है n का वैल्यू यदि ऑड है तो p किस तरह से कैलकुलेट करते हैं 3 + 1 4/2, तो p का वैल्यू सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 3 हो गया, p का वैल्यू 2 हो गया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ Gi, तो 12 वाला कोई काम करते मैं निकाल देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन नंबर ऑफ Gi इक्वल टू 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1, p का वैल्यू n का वैल्यू तो 3 हमें पता है, आप लोग थोड़ा तेजी से देखते चलना, ठीक है ना, कोई बहुत भारी चीज नहीं पढ़ा रहा है, सब कुछ आराम से बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। n का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू क्या होगा n+1/2 दैट इज 3 + 1/2 दैट इज 2, तो n का भी वैल्यू पता चल गया, p का भी वैल्यू पता चल गया, तो नंबर ऑफ Gi निकाल सकते हैं 2 का पावर 3-1 प्लस 2 का पावर 2-1, इस तरह से क्या हो गया 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 1, तो 4 + 2 6, तो इस वाले केस में 12th वाले में नंबर ऑफ Gi कितना हो जाएगा 6। ठीक क्लियर। 13 आप 13 वाला खुद से बना के देखो बन जाएगा। सबसे पहले इसके बाद Gi पॉसिबल है, यस Gi पॉसिबल है, आगे अब इसके बाद पॉसिबल है क्या, यस यहाँ पे भी पॉसिबल है। C के साथ देख सकते हो, C के साथ एक H लगा है और एक ये ग्रुप लगा है, नाइट्रोजन के पास देख सकते हो नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर है और एक ये ग्रुप है। इसी तरह से यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी Gi पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी कितने स्टीरियोजेनी के लिए आएंगे 3, मतलब n का वैल्यू कितना आ जा रहा है 3। अब हम चेक करेंगे क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, चेक करते हैं CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N, मतलब कि क्या हो गया मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल। यदि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो बहुत ही आसान हो गया, तो डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 का पावर n कर देते हैं, यदि अनसिमेट्रिकल है तो 2 का पावर n दैट इज 2 का पावर 3 आंसर इज 8। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस तरह के मॉलिक्यूल में निकालेंगे, तो कितना इजी था ना, बहुत इजी था। चलो अब आप लोग इसे नोट कर लो। चलो नेक्स्ट अब ये आपके सामने एग्जांपल है, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल हम लोग इस पे कर लेते हैं, इसके बाद हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग फिर से इसे कवर करते हैं। पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करें। यहाँ पे चलो देखो एक, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड नहीं है, हम केवल इसके अबाउट देखेंगे। ये हमारा स्टीरियोजेनिक एरिया होगा, क्या ये स्टीरियोजेनिक एरिया है या नहीं है, देखो यहाँ पे, तो यस H और CH3 ग्रुप डिफरेंट, H और ये पूरा ग्रुप इस पे लगा क्या है डिफरेंट, तो यस ये स्टीरियोजेनिक एरिया होगा। यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव है, इस दोनों को कवर कर देंगे, लेकिन हमें पता है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के केस में स्टीरियोजेनिक एरिया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में ये जो एटम और ये एटम का जो बॉन्ड लगा होगा वो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, तो ऐसे में इसके बाद Gi पॉसिबल नहीं, ओनली वन स्टीरियोजेनिक एरिया, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ओनली 2। ठीक, बहुत ही सिंपल हो गया ये तो।
इस वाले पे आ जाओ, 1 2 3 4 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड, क्या इसके अबाउट जीआई पॉसिबल होगा? नो। क्यों नहीं है? 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड, इवन नंबर के केस में नो जीआई। क्या इसके अबाउट जीआई पॉसिबल होगा? यस ऑफ कोर्स यहां पे होगा। दिख रहा है ना कैसे होगा? HCl से डिफरेंट, एक्चुअली पूरा ग्रुप लेफ्ट का, इसलिए यहां पे होगा अगेन 2 का पावर 1 दैट इज ओनली 2 जीआई पॉसिबल। यदि एक ही फ्यूजन के लिए आता है तो डायरेक्ट 2 का पावर 1 दैट इज ओनली 2 हो जाएगा। इस वाले में चलो चेक करते हैं, इसके अबाउट जीआई पॉसिबल? यस जीआई पॉसिबल है। 1 2 3 यहां पे भी 3 है ना, 1 2 3 3 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड है। ऐसे में इस नाइट्रोजन के अबाउट चेक करो जीआई पॉसिबल है। यस यहां पे लोन पेयर, यहां पे भी लोन पेयर, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट, लोन पेयर और ये पूरा ग्रुप। इसी तरह से ये लोन पेयर और ये पूरा ग्रुप आपस में क्या है? डिफरेंट है। तो इस तरह से यहां पे भी जीआई पॉसिबल होगा। क्या इसके अबाउट जीआई पॉसिबल है? यस अगेन यहां पे भी जीआई पॉसिबल है। देख सकते हो लोन पेयर और CH3 आपस में डिफरेंट, C के साथ H और ये पूरा ग्रुप आपस में डिफरेंट। तो यहां पे कितना स्टीरियोजेनी के लिए आ गया? 3 स्टीरियोजेनी के लिए आ गया। अब 3 स्टीरियोजेनी के लिए आ गया तो चेक कर ले मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। चेक करते हैं CH3 CH3 फिर CH फिर N आ गया, मॉलिक्यूल क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, मॉलिक्यूल ये क्या? अनसिमेट्रिकल देख सकते हो। तो 2 का पावर डायरेक्ट 3 लगा दो, आंसर क्या होगा? 8। तो यहां पे 8 जीआई पॉसिबल। इस वाले एग्जांपल में आते हैं। सबसे पहले इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई पॉसिबल है या नहीं है? यस ऑफ कोर्स जीआई पॉसिबल है। 1 2 3 हम लोग इस एटम और इस एटम को, यानी ये वाला कार्बन एटम और ये कार्बन एटम को देखें तो यहां पर जीआई पॉसिबल होगा या नहीं? तो देखो 1 2 3 इसे मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मान सकता हूं ना, 3 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड, ऐसे इसमें जीआई पॉसिबल होता है। तो चलो यहाँ पे ग्रुप देखते हैं, यहाँ पे एक H लगा और एक ये पूरा ग्रुप लगा है। इसी तरह से यहाँ पे एक H लगा और एक ये पूरा ग्रुप लगा है। तो इस दोनों के अबाउट जीआई पॉसिबल है। तो एक स्टीरियोजेनी के लिए यहाँ हुआ, एक स्टीरियोजेनी के लिए यहाँ हुआ और एक स्टीरियोजेनी के लिए यहाँ पे भी होगा। दिख रहा है ना ये चीज? तो इस तरह से 2 का पावर कितना हो गया? 3। 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 जीआई। क्लियर? इस वाले एग्जांपल में आ जाओ। इस वाले में क्या इसके अबाउट जीआई पॉसिबल है? यस जीआई पॉसिबल है। लोन पेयर। इस वाले में आ जाओ, एक इसको डबल बॉन्ड मांगा, 3 कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड, यस यहां पे भी जीआई पॉसिबल होगा। फिर इसके अबाउट मांगा, देखो यस लोन पेयर CH3 आपस में डिफरेंट, ये दोनों आपस में डिफरेंट, यहां पे भी होगा। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल चेक करो। इधर से चले CH3 N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड रिंग। दोनों तरफ से चलो तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल। या फिर इस लाइन के अबाउट देखोगे तो ये क्या है? सिमेट्रिकल है। इस लाइन के अबाउट यदि सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा के निकाल सकते हो जीआई। इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताओ आप लोग? सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल केस में 2 का पावर n - 1 प्लस 2 का पावर p - 1। n का वैल्यू यहां पे कितना आपको दिख रहा है? n का वैल्यू 3। यदि n का वैल्यू 3 है तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। कैसे? 3 + 1 / 4 2, तो 4/2 दैट इज p का वैल्यू 2। यदि p का वैल्यू 2 आ गया तो इस तरह से 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 1 कितना आ गया? आंसर 6। ठीक, तो इस वाले कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा? 6। इस वाले एग्जांपल में आ जाओ, मॉलिक्यूल में कितना स्टीरियोजेनी के लिए देखो चेक करो। तो एक तो यहां पे मैं देखिए H और ये ग्रुप, ओके। ये वाला भी ग्रुप देख सकते हो आपस में क्या है? जीआई पॉसिबल है। यहां पे भी 2 हो गया। और कोई क्या इस एल्कीन के अबाउट जीआई पॉसिबल बोलेंगे? नहीं। यहां पे एक H दिख रहा है, एक H दिख रहा है, तो एक ये ग्रुप चला जाएगा, एक ये ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग फिर भी इस एल्कीन के अबाउट जीआई पॉसिबल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यह रिंग का एल्कीन है, साइक्लो एल्कीन है, और साइक्लो एल्कीन में मिनिमम कितना कार्बन एटम होना चाहिए? मिनिमम 8 कार्बन एटम होना चाहिए, तब जाकर ये जीआई शो करता है। यहाँ पे कितना कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम है। तो 6 कार्बन एटम का रिंग में एल्कीन जो है वो जीआई शो नहीं करता, तो यहाँ पे जीआई पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यदि 8 मेंबर रिंग होता तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट हम बोलते कि जीआई पॉसिबल है। ओके, अच्छा और क्या पॉसिबल है कि नहीं? तो देखो इस दोनों के अबाउट यदि मैं टर्मिनल आइटम इसको और इसको मान लूं तो क्या इसके अबाउट जीआई पॉसिबल होगा या नहीं होगा? तो यस ऑफ कोर्स होगा। रिंग में तो हर जगह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट रहता है ना, और यहाँ पे देखो ग्रुप भी डिफरेंट है। एक ग्रुप ये लगा हुआ मिलेगा, एक ग्रुप ये मिलेगा आपको। उसी तरह से इसके अबाउट भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया, दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे H और ये ग्रुप, यहाँ पे दिस और यहाँ पे H ग्रुप, ये क्या इसमें डिफरेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे जीआई पॉसिबल है। तो स्टीरियोजेनी के लिए कितना हो गया? 1 2 एंड 3, तो 2 का पावर 3 आंसर 2।
अच्छा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल चेक कर लो। तो यहाँ पे देख सकते हो CH3 इधर से ऐसे चलो, तो यहाँ पे CH3 चल मिलेगा, यहाँ पे मैं चलूंगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH। देख सकते हो ऐसे चलो ऐसे चलो, मॉलिक्यूल क्या है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल तो ये बात सही है, यानी कितना GI बॉन्ड हो जाएगा 8 GI। ठीक, तो इस तरह से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे बेस्ड हम लोग इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब उम्मीद है कि आप लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है सीन एंड एंटी। ठीक, तो सीन एंड एंटी ऑक्साइन के केस में हम लोग यूज करते हैं, तो उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले आप लोग ये चीज नोट कर लो। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट वन समझते हैं सीन एंड एंटी फॉर्म। ठीक, इन ऑक्साइन यानी ऑक्साइन में सीन और एंटी फॉर्म का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो ये टर्म आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा ऑक्साइन। तो पहले हम लोग समझते हैं ऑक्साइन क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीन एंड एंटी फॉर्म पे आते हैं। ठीक, तो ऑक्साइन समझते क्या होता है। देखो जब ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स में आएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन एक हमारा 12th में चैप्टर है। ठीक, तो उस एल्डिहाइड कीटोन में ये टर्म आएगा ऑक्साइन्स। ठीक, तो फिलहाल तो अभी हम वो पढ़ नहीं रहे, इसलिए पहले ही आ चुका, इसलिए मैं शॉर्ट में ब्रीफ में आप लोगों को बता दे रहा हूँ ऑक्साइन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है। यदि एक H है यहाँ पे R मान लेता हूँ, जनरल कीटोन मानता हूँ, इस R की जगह पे यदि H हुआ तो एल्डिहाइड हो जाएगा, सॉरी एल्डिहाइड तो भी यहाँ पे मैं R1 R2 कर लेता हूँ। ठीक है ना, यदि एक किसी भी दोनों में से एक जगह H आ गया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और दोनों जगह कार्बन कार्बन लगा हुआ तो ऐसे में वो कीटोन हो जाएगा। अब होता क्या है, जब इसका रिएक्शन किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ होता है NH2OH के साथ, जब इसका रिएक्शन होता है नेक्स्ट अब हम लोग सीन एंड एंटी फॉर्म इन ऑक्साइन्स जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नया टर्म आपके सामने आया ऑक्साइन्स। ऑक्साइन क्या होता है, ऑक्साइन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये एक चैप्टर है, 12th क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो अभी तो हम लोग वो चैप्टर पढ़े नहीं है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है ऑक्साइन क्या होता है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ऑक्साइन क्या होता है। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कलेक्टिवली हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन में से कोई भी ग्रुप रहा होगा, इससे हमें मतलब नहीं है। मान लीजिए R1 मान लीजिए यहाँ पे R1 या R2 में से कोई भी एक जगह हाइड्रोजन आ गया, मान लो यहाँ हाइड्रोजन आ गया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों जगह कार्बन लगा तो ये कौन सा फॉर्म होगा, कीटोन फॉर्म होगा। अब इसका मैं रिएक्शन जब कराता हूँ NH2OH के साथ, NH2OH क्या होता है, तो ये फॉर्म मैंने आप लोगों को पहले बताया, मैं इसका नाम टॉटोमेरिज्म में पढ़ा रहा था, कीटोन और टॉटोमेरिज्म, तब वहां मैंने इसका जिक्र किया था। NH2OH का नाम होता है हाइड्रोक्सिलअमीन। क्या होता है, हाइड्रोक्सिलअमीन। ठीक है, आप तो पहले का पढ़ा करो, क्योंकि वहां जब पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि इसका नाम आगे यूज आने वाला है। चलो अब यहाँ पे होता क्या, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या, अभी मैं रिएक्शन किस तरह से हो रहा है वो आपको जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी बस आप लोगों को जितना बताया जा रहा है बस उतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका H2 और इसका O कुछ इस तरह से ये रिएक्ट करके वाटर बना के वहां से निकल गया। अब जो पार्ट बच गया C डबल बॉन्ड और यहाँ पे N, इसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। बस ये ट्रिक है, ठीक है, ये मैथड कोई मैथड का आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ कि रिएक्शन किस तरह से होता है, बस मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन ऐसे होता है, तो आपको बस ऐसे कर देना है। जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल जानेंगे ये रिएक्शन एक्चुअली हो किस तरह से है। ठीक, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, R1R2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे NOH और प्लस यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन के पास क्या एक लोन पेयर भी पड़ा हुआ है कि, तो इस तरह के कंपाउंड को C डबल बॉन्ड NOH, ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसी कंपाउंड का नाम होता है ऑक्साइन। ठीक, अब ऑक्साइन मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड से भी बनाया जा सकता है, कीटोन से भी बनाया जा सकता है। मान लो यहाँ पे मैंने H और यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप ले लिया, तो यहाँ पे R1R2 की जगह पे चेंज हो जाएगा, H and CH3 हो जाएगा। मान लो दोनों जगह हम CH3 और C2H5 ले लिया, तो यहाँ पे CH3 और C2H5 आ जाएगा, लेकिन वो सारा का सारा ऑक्साइन फैमिली से ही बिलोंग करेगा। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो, फैमिली हमारा कौन सा होगा, ऑक्साइन फैमिली होगा। तो ऑक्साइन का फॉर्मेशन का जो बेसिक मेथड है वो यही है।
तो इस तरह से ऑक्साइन बनाया जाता है। ऑक्साइन कैसे बनता है? कार्बोनिल कंपाउंड प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन, इस दोनों के कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमारा बनता है ऑक्साइन। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक, अब बात आता है कि यहाँ जो ऑक्साइन बन रहा है, क्या इस ऑक्साइन में जीआई है या नहीं है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सी के साथ जो R1 ग्रुप लगा है, R2 ग्रुप लगा है, ये यदि R1 R2 डिफरेंट है और नाइट्रोजन पे जो लगा ग्रुप है एक लोन पेयर और दूसरा ग्रुप OH, क्या ये आपस में डिफरेंट है? बिल्कुल, लोन पेयर और OH आपस में डिफरेंट ग्रुप कहलाएगा। यदि R1 R2 भी डिफरेंट हुआ तो ये ऑक्साइन जीआई शो करेगा। लेकिन क्या हर तरह के ऑक्साइन हर ऑक्साइन जीआई शो करेगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो मैं R1 R2 की जगह पे CH3 यहाँ पे भी CH3 ले लेता हूँ, मतलब यदि जो मैं एल्डिहाइड कीटोन ले रहा हूँ वहां पे दोनों ऊपर नीचे CH3 ले लेता हूँ, तो यदि यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, तो ऐसे केस में ये ऑक्साइन जीआई शो नहीं करेगा। ठीक, तो ये तो हो गया ऑक्साइन और ऑक्साइन के फॉर्मेशन के बारे में। अब यहीं पे एक टर्म यूज होता है सिन एंड एंटीफॉर्म। जैसे एल्कीन के केस में हम लोग क्या यूज कर रहे थे? सिस एंड ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे थे। ठीक है, हम लोग E एंड Z नोमेनक्लेचर पढ़े। इसी तरह से ऑक्साइन के केस में स्पेशल ये मतलब बोल सकते हैं स्पेशल। इवन यहाँ पे हम लोग E एंड Z का यूज तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? सिन एंड एंटीफॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, और अच्छा E एंड Z क्या यहाँ हम यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते E एंड Z। क्यों? क्योंकि E एंड Z में लोन पेयर का जो प्रायोरिटी होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ EZ यूज नहीं करते ऑक्साइन के केस में। हम लोग क्या यूज करते हैं? सिन एंड एंटी। ठीक, तो अब सिन एंड एंटी हम लोग किस तरह से लिखते हैं? तो मान लीजिए ग्रुप कुछ ऐसा लगा हुआ है, लोन पेयर इधर OH, यहाँ पे मान लेते हैं H लगा है और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब मैं इसे सिन कहूंगा या एंटी कहूंगा तो कैसे देखा जाता है? तो बहुत ही सिंपल होता है, H और H को OH को देखना है। यदि ऑक्साइन है तो ऑक्साइन में आपको OH दिखेगा ही दिखेगा। ठीक, तो जहां भी OH और H आपको दिख रहा है वो यदि सेम डायरेक्शन में हो, OH और H सेम डायरेक्शन में हो तो वो सेम फॉर्म कहलाएगा, और यदि OH एंड H अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो एंटी फॉर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे OH इधर लगा, H अपोजिट में लगा, तो ये कौन सा फॉर्म होगा? एंटी फॉर्म होगा। ठीक, तो इस चीज को आप लोग नोट करके लिखना। H एंड OH सेम साइड यदि लगा हो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? सिन। यदि H एंड OH ऑपोजिट साइड लगा है ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? एंटी फॉर्म कहलाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, सिन एंड एंटी ऑक्साइन के केस में हम लोग किस तरह से देखते हैं, तो बहुत इजी हो चुका है। मान लो C2H5, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर OH। यहाँ पे मान लो क्या कैसे देता हूँ, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? तो ये कौन सा फॉर्म है? C फॉर्म है। ठीक, तो ऑक्साइन के केस में अच्छा ये चलो ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया? C। क्यों? H और OH सेम साइड लगा। यहाँ पे जो ऑक्साइन बन रहा ना, ये भी ऑक्साइन दो टाइप का होता है, एक तो एल्डोक्साइन होता है, दूसरा कीटोक्साइन होता है। क्या क्या होता है? एल्डोक्साइन, और दूसरा क्या होता है? कीटोक्साइन। एल्डोक्साइन क्या होता है? यदि कभी भी एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन तो रिएक्शन से जो ऑक्साइन बनेगा उसे हम लोग क्या कर देंगे? एल्डोक्साइन। यानी यहाँ पे आप क्या ले लो? एल्डिहाइड ग्रुप ले लो, यहाँ हाइड्रोक्सिल अमीन ले लो, रिएक्शन करो तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग एल्डोक्साइन कहेंगे। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड इन्वॉल्व है इसलिए। लेकिन मान लो कीटोन प्लस NH2OH आ जाता है, तो यानी कीटोन और हाइड्रोक्सिल अमीन को रिएक्ट कराएंगे तो ऐसे में जो ऑक्साइन बनेगा उसे हम क्या कर देंगे? कीटोक्साइन कर देंगे। ठीक है ना? ये जिसके लिए उन्होंने एल्डोक्साइन क्या होता है, कीटोक्साइन क्या होता है? तो एल्डिहाइड प्लस होगा NH2OH, it gives aldoxan. Ketone plus NH2OH, it gives ketoxan. तो ये एल्डोक्सान और कीटोक्सान। जब हम लोग एल्डोक्सान की बात करते हैं तो सिन और एंटी हम लोग बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है एल्डोक्सान के केस में यहाँ एल्डिहाइड होगा, और यदि एल्डिहाइड है तो दो में से एक जगह हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। यदि हाइड्रोजन है तो जब NH2OH के साथ वो कंबाइन करेगा तो यहाँ पे दो में से कोई एक जगह हाइड्रोजन आएगा, एक जगह OH आएगा। यदि HOH अपोजिट हुआ तो एंटी, यदि HOH सेम साइड हुआ तो सिन। यहां तक क्लियर? यदि मैं कोई कीटो ऑक्साइन ले लूं, क्या ले लूं मैं? कीटो ऑक्साइन ले लूं, तो कीटो ऑक्साइन के लिए मान लो मैं यहाँ पे R1 R2 की जगह पे यहाँ पे CH3 कर दूं, यहाँ पे C2H5 कर दूं,
अब ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो जरा मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये CH3 बनेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा C2। अब आप लोग मुझे बताओ ये C फॉर्म है या D फॉर्म है? तो अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हाँ H और OH सेम साइड रहा तो C एंड H OH अपोजिट साइड रहा तो ट्रांस। लेकिन यहाँ पे तो यार H तो है ही नहीं, तो H क्यों नहीं ये समझ में आया, क्योंकि हमने क्या किया, कीटोन लिया। कीटो ऑक्साइड की हम बात करें तो कीटो ऑक्साइड में यहाँ हाइड्रोजन दिखेगा नहीं हमें, यहाँ हाइड्रोजन दिखा नहीं तो यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। तो ऐसे में हम कैसे कंपेयर करके इसे एल्डोक्साइड और ये C और एंटी फॉर्म में रखेंगे? तो यहाँ पे ध्यान रखना OH के साइड जो रखा हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग इसको सिन फॉर्म भी नाम दे सकते हैं, एंटी फॉर्म भी नाम दे सकते हैं, ठीक, सिन भी नाम दे सकते हैं, एंटी भी दे सकते हैं। तो इस कंपाउंड के लिए हम लोग सिन कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू, सिन का कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू OH के रेस्पेक्ट साइड में कौन होगा, C2H5 ना, C2H5 के रेस्पेक्ट में देखा जाए ये C होगा। इसी तरह से हम लोग CH3 के रेस्पेक्ट में देखें तो ये क्या होगा, एंटी हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू CH3, देख रहे हो, क्योंकि CH3 OH ऑपोजिट में ना, एंटी पोजीशन में ना, तो एंटी पर हम लोग इधर का तो OH के रेस्पेक्ट में देखेंगे, लेकिन इधर अलग अलग हो जाएगा। यदि CH3 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये एंटी फॉर्म में जाएगा, और यदि C2H5 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये सिन फॉर्म में जाएगा, ठीक। तो जब भी कीटो ऑक्साइड आए तो ऐसे में सिन एंड एंटी फिक्स नहीं होता है, आप लोग किसी भी एक के रेस्पेक्ट में सिन और किसी भी दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी फॉर्म कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया एल्डोक्साइड और कीटो ऑक्साइड में सिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और ऐसे में हम लोग ऑक्साइड के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सिन एंड एंटी फॉर्म यूज करते हैं, ठीक। तो ये चीज नोट कर लो, इसके बाद इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में तो ये बताना है कि इनमें से कौन जीआई शो करेगा, और सेकंड पार्ट जो है इनमें से बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन नो तो अब आप लोग को यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पहला वाले में तो आपको बताना है डायरेक्टली कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जीआई शो करेंगे, और जो दूसरा टाइप का सवाल है उसमें आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अपॉन ऑक्साइन फॉर्मेशन विल शो जीआई। मतलब ये जो एल्डिहाइड या कीटोन दिख रहे हैं इनका जब ऑक्साइन बनेगा तो वो ऑक्साइन जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ये भी बताना है आपको, ठीक। तो आप लोग पहले फर्स्ट टाइप पे कर लेते हैं, फिर हम लोग सेकंड टाइप पे आएंगे। पहले आप लोग खुद से वीडियो पॉज करके सबको सॉल्व करना, फिर हमारे आंसर पे आप आना, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये दोनों मतलब CH3 C2H5 आपस में डिफरेंट, लोन पेयर OH आपस में डिफरेंट, दिस विल डेफिनेटली शो GI। हियर CH3 C2H5 बोथ आर डिफरेंट, दोनों का दोनों क्वेश्चन क्या हो गया है, अच्छा सॉरी यहाँ पे CH3 है CH3 है, यहाँ पे नो GI होगा, ओके। यहाँ पे CH3 एंड C2H5, इसीलिए जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है, इसलिए आप लोग जल्दी मत करना, आराम से पेशेंस रख के आराम से सॉल्व करना। दोनों डिफरेंट, OH एंड लोन पेयर डिफरेंट, दिस विल शो GI। यहाँ पे pH एंड CH3, pH कहते हैं वो बेंजीन रिंग, ठीक है ना, pH का मतलब क्या है यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग है, ठीक ऐसा है, और ये CH3 अगेन N और OH, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर और OH both are different, these two are also different, so about this terminal these two carbon and hydrogen atom, this will show GI, clear। इस वाले एग्जांपल में जब C के साथ इधर में pH मतलब यहाँ पे भी बेंजीन यहाँ पे भी बेंजीन, दोनों यदि आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम सेम हो गया तो ये GI शो नहीं करेगा, ठीक, बोथ विल नॉट शो GI। दिस वन आगे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और लोन पेयर, तो इसके पास तो दोनों ग्रुप डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे चलो चेक करते हैं क्या इस कार्बन के साथ, देखें तो CH2 यहाँ पे भी CH2
अगेन CH2, यहाँ पे भी अगेन CH2, फिर CH2, इधर से भी CH2। मतलब मैं इस कार्बन से यदि दोनों ग्रुप की बात करूं, यानी एक ग्रुप जो इधर से जा रहा है, एक ग्रुप जो इधर से जा रहा है, क्या ये दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? हम क्या बोलेंगे? सेम है। क्यों? CH2 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 CH2। तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट, लेकिन इधर जो ग्रुप लगा है वो सेम है, इसलिए दिस विल आल्सो नॉट शो Gi। क्लियर? गुड। यहाँ पे आवाज, यहाँ पे भी आगे हम लोग सेम चीज देख रहे हैं, लोन पेयर लगा हुआ है, यहाँ OH लगा है, तो नाइट्रोजन के साथ दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट। इस कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन को चेक करने का CH2, यहाँ पे CHD, बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट। इधर से चले तो ड्यूटेरियम आ गया, इधर से H आ गया, तो ये दोनों ग्रुप क्या कहलाएगा? डिफरेंट। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम आइसोटोप्स है ना, तो ये किधर? इधर CH2 दिखेगा, यहाँ पे CHD दिख रहा है, बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट, हेंस इट विल शो Gi। ठीक, तो यही कुछ क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को बताना था कि इसमें ऑक्साइन फॉर्मेशन, जो ऑक्साइन बन रहा है, ये ऑक्साइन Gi शो करेगा या नहीं करेगा। तो बहुत ही आसान था। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स और कीटोन अपॉन ऑक्साइन फॉर्मेशन। ठीक, यानी ये एल्डिहाइड कीटोन आपको दिया, इसका आपको पहले ऑक्साइन बनाना है। तो कैसे ऑक्साइन बनेंगे इनका? आपको इनको पहले NH2OH के साथ, NH2OH का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिलामीन। तो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ पहले इनका रिएक्शन कराना है, और फिर आपको जो प्रोडक्ट बनेगा, जो ऑक्साइन बनेगा, वो ऑक्साइन Gi शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक, तो एक एक करके मैं बनाता हूं। पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। चलो, फर्स्ट HCHO देखो, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका यदि मैं NH2OH के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, मैं 2-3 केवल रिएक्शन लिखूंगा, 2-3 का, उसके बाद मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि ये एक्शन फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा। इसलिए 2-3 एग्जांपल जो स्टार्टिंग का बता रहा हूं, उसे अच्छे से समझना। अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के क्या तरीके बताएं? डबल बॉन्ड इधर का, H2 इधर का, H2 को निकाल दो, जो बच गया डबल बॉन्ड के साथ उसको जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CHH डबल बॉन्ड एंड OH। तो क्या ये ऑक्साइन Gi शो करेगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? इधर भी H लगा, इधर भी क्या लगा? H लगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? HCHO में ऑक्साइन बनेगा, वो Gi शो नहीं करेगा, तो दिस विल नॉट शो Gi। CH3CHO, तो CH3CHO मतलब ये बना CH3CHO, तो C डबल बॉन्ड हो, एक H। अगेन ये ऑक्साइन इसका मैं बनाता हूं NH2OH, देखो क्या बन गया यहाँ से? CH3CH डबल बॉन्ड एंड OH। अब तुम लोग पता क्या Gi शो कर रहा है ऑक्साइन? यस, ये Gi शो करेगा। HCH से डिफरेंट, लोन पेयर OH डिफरेंट, तो इसलिए इसका जो ऑक्साइन बनेगा वो Gi शो कर रहा है। फिर से CH3CO, CH3 का भी देख लो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NH2OH, यहाँ से H2O निकाल दो, यदि H2O निकाल दिया जाए तो CH3C डबल बॉन्ड क्या मिल जाएगा? OH। यहाँ लोन पेयर, क्या Gi शो करेगा? नहीं करेगा। दोनों ग्रुप आपस में क्या दिख रहा है? डिफरेंट। मतलब ये कि आप लोग को बार-बार स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑक्साइन बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या देख लो, जो कीटोन या एल्डिहाइड वाला पार्ट है ना, उसमें चेक करो, यदि C डबल बॉन्ड O के साथ जो ग्रुप लगा है वो यदि डिफरेंट है तो Gi शो कर देगा, यदि इससे लगा ग्रुप सेम है तो वो Gi शो नहीं करेगा। देख सकते हो ना, क्योंकि जो ऑक्साइन में आ रहा है तो ये NOH तो हर बार आएगा, नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर OH तो हर एक ऑक्साइन में दिखेगा आपको, लेकिन C डबल बॉन्ड के साथ जो ग्रुप लगा है वो केवल डिफरेंट होता जाएगा। ठीक, इसलिए कुछ एल्डिहाइड कुछ कीटोन शो कर सकता है तो कुछ शो नहीं कर सकता है। चलो देखते हैं आगे। CH3C डबल बॉन्ड O ET का मतलब इथाइल, इथाइल का तो C2H5। तो अब जो ऑक्साइन बनेगा, एक तरफ तो CH3 आएगा, दूसरी तरफ C2H5 आएगा, तो ये दोनों डिफरेंट Gi शो करेगा इसका ऑक्साइन। यहाँ पे अगर ये क्या है, इसको मैं H ऐसा अलग करके लिख दूं, तो यहाँ पे यदि मैं देखो डायरेक्ट अब यही ऑक्साइन में बना दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे NOH आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, तो नाइट्रोजन से दोनों ग्रुप डिफरेंट, कार्बन पे H और PH दोनों आपस में क्या है? डिफरेंट, Gi शो करेगा। यदि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, ठीक, C डबल बॉन्ड O ऐसा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा? NOH आ जाएगा। अब आप लोग बताइए क्या Gi शो करेगा? यहाँ पे Gi शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो N के साथ तो लोन पेयर OH डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन के साथ देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप देखो क्या है? सेम हो गया ना, CH2 CH2 CH2, इधर से भी चलोगे CH2 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 सेम हो गया, इसलिए Gi शो नहीं करेगा। 7 वाले एग्जांपल पे आप यहाँ पे भी देखो जो CH3 और PH आपस में डिफरेंट, Gi शो करेगा।
PHCHO, CHO में क्या है, C डबल बॉन्ड OH कर सकता हूँ, ये H और PH आपस में डिफरेंट, ये भी GI शो करेगा। इस वाले में जब यहाँ पे मैं बनाऊं तो डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा। ऑक्सीजन किस तरह से बनाना पता है ना, डबल बॉन्ड O जो है उसको डबल बॉन्ड NOH में कन्वर्ट कर देना है, देख सकते हो कैसे। अब यहाँ पे आप बताओ, इधर से चलोगे तो क्या दोनों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं, बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट है। कैसे, CH2 मिला CH2 मिला, ठीक, यहाँ पे CH3 मिल रहा है, यहाँ CH2 मिलेगा फिर CH2 मिलेगा, तो इधर से और इधर से जाने पे ग्रुप डिफरेंट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, जो ग्रुप लगा है वो डिफरेंट ग्रुप लगा है। तो इस तरह से यहाँ पे तो लोन पेयर और OH डिफरेंट है, ये GI शो करेगा। इस वाले मॉलिक्यूल में क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे भी बना होगा NOH, नाइट्रोजन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पे होगा CH2 बार बराबर, फिर CH2 बार बराबर, फिर CH3 मतलब यहाँ से इधर से आओ या तुम इधर से आओ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल रहा है क्या, कहीं नहीं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिल रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, आइडेंटिकल ग्रुप लगा, तो ऐसे में तुम क्या बोल सकते हो, ये GI शो नहीं करेगा, इसका जो ऑक्साइन है वो GI शो नहीं करेगा। फिर लास्ट एग्जांपल बचता है, क्या लास्ट एग्जांपल GI शो करेगा, तो देखो लास्ट वाले एग्जांपल में आप लोग मोस्टली 99% गलती कर दो, क्यों, क्योंकि जोश में अक्सर लोग होश खो दिया करते हैं। समझना ऐसा क्यों हो रहा है, और यदि किसी का सही हो तो यार बताना तुम लोग। यहाँ पे वो क्या है, यदि मैं ऑप्शन बनाऊंगा तो यहाँ तक तो चलो सही है, यहाँ तक बच्चा कर लिया होगा। इसके बाद यदि आप चलोगे तो CH2 क्या है, सेम है, यहाँ पे क्या मिला, CH3 ये भी यार सेम हो गया, फिर CH2 से, मतलब इससे तुम इधर चलो या इधर से चलो तुम्हें क्या मिल रहा है, फिर इधर चलो, बात तो बराबर है, लेकिन इधर का ग्रुप लगा जो है, इधर जो लगा हुआ ग्रुप है वो तो आइडेंटिकल है, मतलब हम लोग इस कार्बन आइटम से जो लगा ग्रुप है वो आइडेंटिकल है, तो ऐसे में ये GI शो नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ तक सही है, ये GI शो नहीं करेगा, बट ओवरऑल वो ऑक्साइन जो बनेगा वो शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, जरा देखो इस चीज को, टर्मिनल आइटम में इस दोनों कार्बन आइटम को मान लेता हूं, और जब इस दोनों को टर्मिनल आइटम में मान लूंगा तो देखो यहाँ पे एक H लगा है, ये कौन सा ग्रुप लगा, CH3, H लगा है, यहाँ पे क्या लगा, CH3, इस दोनों टर्मिनल आइटम के अबाउट बताओ क्या GI शो नहीं कर रहा है, कर रहा है, दोनों ग्रुप डिफरेंट, और यहाँ पे जो टर्मिनल आइटम होगा 1,3 हो जाएगा। बताया था ना, रिंग में आप कोई भी टर्मिनल आइटम ले सकते हो, 1,2 भी ले सकते हो, 1,3 भी ले सकते हो, 1,4 भी ले सकते हो, 1,5, 1,6 कुछ भी ले सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे 1,3 के वर्ड GI पॉसिबल है। लेकिन ये जो ऑक्साइन वाला C डबल बॉन्ड N है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्फिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल जो ऑक्साइन बन रहा है वो GI शो करेगा या नहीं करेगा, यस डेफिनेटली इट विल शो GI। ठीक, तो ये सब आप लोगों को छोटी-छोटी गलती नहीं करना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना। तो इस तरह से ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्फिज्म का पार्ट जो है ये यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्फिज्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए।